हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिन क्वेश्चन को कवर किया है वह क्वेश्चन किसी न किसी जो है कि गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में आए हुए हैं और या आने के चांसेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसमें अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके जितने भी प्रश्न आएंगे सभी क्वेश्चन को आप बना लेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो किसने जो है कि अप्रैल 1920 में बम फेंका था? भगत सिंह आपके थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे कि यशपाल थे? तो इसका देखिए जो सही आंसर है वह है आपके भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह ने जो है कि केंद्रीय असेंबली पर बम फेंक दिया था। तो यह ऑप्शन आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का क्या कारण था? जो आंदोलन हुआ था उसकी असफलता का क्या कारण था? केंद्रीय संगठन का अभाव था, कि ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी, कि उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था, कि इसमें से सभी? तो देखिए यह जो क्रांतिकारी आंदोलन जो असफल हुआ था आपका, यह तीनों ऑप्शन आपके थे, इस वजह से जो है कि असफल हुआ था। उसमें केंद्रीय संगठन का भी अभाव था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति भी थी और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का भी अभाव था। तो यह तीनों जो है कि उसमें कारक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था? तो देखिए इसमें जो है कि कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी अलग अलग हो गए थे। तो इसमें कह रहा है कि दूसरी बार मेल कब हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कि 1907 के सूरत अधिवेशन में, कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में? तो देखिए यह जो पुनः मेल हुआ था यह हुआ था 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है कि उग्रवादी और उदारवादी नेताओं का फिर से मेल हो गया था। तो इसको हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो पिछला ही प्रश्न है कि 1912 में, कि 14 में, 16 में, कि 18 में? तो देखिए ये जो लखनऊ समझौता आपका हुआ था यह हुआ था 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यहाँ पर भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल द्वारा किया गया था, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था, कि गोपाल कृष्ण गोखले की सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए भारत में जो होम रूल लीग का आंदोलन का नेतृत्व किया गया था यह एनी बेसेंट और जो है कि लोकमान्य तिलक दोनों ने किया था। जी हाँ दोस्तों, लोकमान्य तिलक ने जो है कि पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किया था और यह जो है कि एनी बेसेंट ने वह आपके दक्षिण भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योगों को समाप्त करना, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करना, कि इसके द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी को भी बंदी बनाया जा सकता था, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो रॉलेट एक्ट आया था इसका उद्देश्य ही था कि किसी पर भी जो है कि बिना कोई मुकदमा किए ही डायरेक्ट उसको बंदी बना लेना। तो यह था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका सही हो जाएगा। इसलिए जो है कि रॉलेट एक्ट का बहुत ही ज़्यादा विरोध भी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 18 मार्च 1919 को, 15 मार्च 1920 को, कि यहाँ पर 24 नवंबर 1919 को? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जी हाँ दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जो हंटर कमेटी बनाई गई थी यह किस घटना के लिए बनाई गई थी? वही चीज़ पूछा है कि लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, कि काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, कि उपयुक्त में
में से कोई नहीं। तो देखिए जो हंटर कमेटी बनाई गई थी यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है कि जांच के लिए बनाई गई थी, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी अस्पतालों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, कि सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का उपाधियों का त्याग करना, कि उपयुक्त में से सभी कार्यक्रम। तो देखिए यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था इसके अनुसार जो कार्यक्रम था वह तीनों था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकारी अदालतों का भी बहिष्कार करना था, विदेशी माल का भी बहिष्कार करना था, और सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक जो पद थे या उपाधियां थीं उसका भी त्याग करना था। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना से, कि प्रिंस ऑफ वेल्स की बहिष्कार की घटना से, कि अदालतों के बहिष्कार की घटना से, कि चौरी चौरा कांड की घटना से। तो देखिए यहाँ पर जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि गोरखपुर के पास में आपका चौरी चौरा एक जगह पड़ती है, वहाँ पर चौरी चौरा कांड हो गया था। वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर कुछ पुलिस वालों को, लगभग 22 पुलिस वालों को जो है पुलिस चौकी के अंदर बंद करके ग्रामीणों द्वारा जो है कि आग लगा दिया गया था, जिसकी उनकी मौत हो गई थी। तो यह घटना जब गांधी जी को पता चलती है 12 तारीख को, मतलब यह हुआ था आपका 5 फरवरी को हुआ था, और 12 फरवरी को गांधी जी को पता चलता है, तो वह जो है कि इसको अपना जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसको अब बंद कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी, कि लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक द्वारा की गई थी, कि श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक द्वारा की गई थी, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए यह जो 1 जनवरी 1923 को जो स्वराज दल बना था यह बनाया था देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। जी हाँ दोस्तों, अलग एक पार्टी ही बनाई थी, मतलब एक दल ही बनाया था। वह था आप चित्तरंजन दास ने बनाया था और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। और इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि देशबंधु की उपाधि किसको दी गई है, तो वह दी गई है आपको चित्तरंजन दास को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना था, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने के प्रस्तावों का विरोध करना था, कि समस्त प्रभावशाली पदों पर अधिकार करना था, कि उपयुक्त में से सभी कार्यक्रम थे? तो देखिए जो स्वराज दल का कार्यक्रम था वह तीनों था। जी हाँ दोस्तों, बजट को भी रद्द करना था, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का भी विरोध करना था, और समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार भी करना था। तो यह डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा गया जो साइमन कमीशन भारत आया था वह कब आया था? फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, फरवरी 1929 में, कि मार्च 1929 में? तो देखिए साइमन कमीशन जो भारत में आया था वह आपका आया था फरवरी 1928 में। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन का ही विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि पुलिस वाले लाला लाजपत राय पर लाठियां चला देते हैं, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। और जब उनको लाठियों से पीटा जा रहा था तो उस समय जो है कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। तो यह चीज़ उन्होंने कहा था। बहुत बार यह स्टेटमेंट पूछा गया है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य और एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो देखिए जो साइमन कमीशन भारत आया था तो उसमें क्या था कि उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, और इसी वजह से साइमन कमीशन का बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा था, क्योंकि उसमें जितने भी सदस्य थे उसमें सभी जो है कि अंग्रेज थे, तो इसलिए लोग ज़्यादातर विरोध कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यह है आपका साइमन कमीशन द्वारा
कौन सी सिफारिश की गई थी? द्वैध संघ की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना की उपयुक्त सभी सिफारिशें। तो देखिए साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी या तीनों थी। जी हाँ दोस्तों, संघ शासन की भी स्थापना करना था, बृहद भारतीय परिषद की भी स्थापना करना था और द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना भी करना था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन कमीशन रिपोर्ट के संबंध में यह किसने कहा था कि यह जो रिपोर्ट साइमन कमीशन ने प्रस्तुत किया है इसको जो है कि कागज की जो ढेरी है उसमें रखने हैं, तो यह कहा था आपके सर शिवा स्वामी अय्यर ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिवा स्वामी अय्यर थे, इन्होंने ही कहा था कि यह जो रिपोर्ट है वह कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करना, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के बीच मध्य शक्तियों का विभाजन करना था कि उपयुक्त सभी सुझाव थे। तो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी इसका जो है कि यह तीनों सुझाव थे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रों और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी करना था, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की भी व्यवस्था करना था और भारत को तुरंत औपनिवेशित स्वराज प्रदान भी करना था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, कि दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, कि 1929 के गया अधिवेशन में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो पारित किया गया था यह आपका किया गया था यह 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव था वह लाहौर अधिवेशन के 31 दिसंबर 1929 को पारित हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 6 मार्च 1931 को, कि 6 मार्च 1932 को। तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा दांडी तट पर जो नमक कानून तोड़ा गया था वह 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था और इसी दिन जो है कि गांधी जी जो चले थे वह 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किए थे अपने 78 अनुयायियों के साथ और वहाँ पर जो है कि पहुँच करके 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाया था। तो नमक कानून का उल्लंघन कर दिया था क्योंकि उसके पहले अंग्रेज ही सिर्फ अपना अधिकार मानते थे कि नमक हम ही बनाएंगे और हमें इस खरीदना होगा। तो गांधी जी जो है कि नमक खरीद के नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन कर दिए थे। तो यही था नमक कानून कब तोड़ा था? तो 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, कि बहनों को शराब, अफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, कि हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, कि उपयुक्त में से सभी कार्यक्रम। तो देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था, यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह आपका हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। जी हाँ दोस्तों, जब नमक कानून को गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था और उसका यह तीनों जो है कि कार्यक्रम निर्धारित थे कि गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना चाहिए और बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना भी देना चाहिए और हिंदुओं को अस्पृश्यता भी त्यागनी चाहिए। तो यह ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? 12 नवंबर 1929 को, 12 नवंबर 1930 को, कि 12 नवंबर 1931 को, कि 12 नवंबर 1932 को। तो देखिए सबसे पहले अगर इसमें आपको यह डेट भी नहीं याद है कि किस तारीख को हुआ था तब भी आप इसका आंसर मार सकते हैं, क्योंकि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था यह कब हुआ था? 1930 में हुआ था।
द्वितीय वाला 1931 में हुआ था और तीसरा वाला 1932 में हुआ था। तो ये तीन ही गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1932 को, 5 अप्रैल 1931 को कि 5 अप्रैल 1932 को। तो देखिए गांधी जी द्वारा जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 5 मार्च 1931 को यह समझौता होता है और उसके बाद ही जो है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी जी ने, कि इनमें से कोई नहीं? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि तो किए थे वह किए थे महात्मा गांधी जी ने। जी हाँ दोस्तों, अभी पीछे वाले प्रश्न में हमने आपको बताया कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था और इसलिए भाग लिया था क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसमें कुछ शर्तों को गांधी जी माने थे और कुछ शर्तों को इरविन माना था। तो इसलिए जो है कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बन करके गांधी जी जाते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मैकडोनाल्ड अवार्ड के लिए प्रावधान में गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा। किस लिए पहुंचा? चलिए देखते हैं। चाय व बागान संघों के विशेष प्रतिनिधित्व के नाते, कि स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था नहीं थी इसलिए, कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी इसलिए, कि आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए गांधी जी को इसलिए जो है कि बहुत आघात पहुंचा क्योंकि जो मैकडोनाल्ड अवार्ड में जो है कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी और गांधी जी चाहते नहीं थे कि दलित वर्गों के लिए अलग से जो है कि निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। वह चाहते थे सबको साथ में एक साथ निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। तो यह ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 31, 32 में कि 33 में? तो देखिए जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह आपका 17 नवंबर 1932 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पहला अधिवेशन 1930 में, मतलब गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 21 नवंबर 1939 को, 22 नवंबर 1939 को, कि 22 दिसंबर 1939 को, कि 22 जनवरी 1940 को? तो देखिए जो मुस्लिम लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया था वह 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? ब्रिटिश सरकार द्वारा लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना था, कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना था, कि ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जानी थी, कि उपयुक्त सभी बातें थीं। तो देखिए जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें यह तीनों बातें थीं। जी हाँ दोस्तों, उसमें इन तीनों लक्ष्यों को रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन पर मिस्र राष्ट्रों का दबाव बनाना था, कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण था, कि युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट था, कि उपयुक्त सभी कारण थे। तो जो देखिए क्रिप्स मिशन आया था इसका जो है कि भारत भेजने का यह तीनों कारण थे। जो युद्ध की स्थिति भी बिगड़ रही थी और जापान जो है कि हावी था जो इंग्लैंड वगैरह पर, तो इसलिए जो है कि वह लोग क्रिप्स
मिशन को भारत भेजते हैं कि यहाँ पर जो भी सैनिक वगैरह हैं, जो भी इंडियन हैं, उनको साथ में लेकर के युद्ध में लड़ा जाए। तो यह भी कारण था। और यहाँ पर जो है कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण भी था कि वह लोग सोचते थे कि अगर गांधी जी हमारे साथ मिल जाएंगे तो पूरा इंडिया जो है कि हमारा साथ देगा। और ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव भी था। तो इसलिए जो है कि यह तीनों कारण थे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, कि 8 सितंबर 1942 को, कि 8 अगस्त 1943 को, कि 8 अगस्त 1944 को? तो देखिए, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ था। और इसी दिन से जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को। अगर असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूछे तो वह हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी 6 अप्रैल 1930 को। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तीनों आंदोलन का आप डेट वाइज याद रखिएगा। और जो है कि कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि गांधी जी जो है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था वह किसमें जो है कि भाग लिए थे पहली बार? तो पहली बार 1901 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लिए थे और अध्यक्ष नहीं बने थे। जब गांधी जी अध्यक्ष बने तो वह बेलगाम में अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यह पूछा जाता है। और फ्रेंड्स चलिए 2-3 फैक्ट और आपको बता देते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित प्रश्न है कि पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर हम सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो वह आपके अबुल कलाम आज़ाद थे। जी हाँ दोस्तों, 1940 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है कि अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और यह 1940 से लेकर के 1945 तक जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। यह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और साथ ही में सबसे ज़्यादा बार जो है सबसे लंबा साल तक अध्यक्ष यह बने रहे थे। लगभग 5 सालों तक यह अध्यक्ष बने रहे थे। तो इतने सालों तक कोई भी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नहीं था। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि गांधी जी जो है कि अफ्रीका से कब लौट कर आए थे? तो वह आए थे 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को हम लोग जो है वह प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जो थे उनका जो है कि उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और जो है कि पुलिस की लाठी द्वारा मार खाने से उनकी जो है कि मृत्यु हो गई थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहे थे? तो वह आपके लाला लाजपत राय थे। और बाल गंगाधर तिलक जो थे इनकी मृत्यु आपकी हुई थी 1 अगस्त 1920 को। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन जो है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो यह चीज आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण था, कि बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार था, कि शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास था, कि उपयुक्त सभी कारण थे? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का जो कारण था वह आपके यह तीनों थे। जी हाँ दोस्तों, बर्मा में जो है कि भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास भी था, और क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा का व्याग्र का वातावरण भी था। तो यह तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह 30 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। लेकिन फ्रेंड्स, जो चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं अगर आप उसको मिलाएंगे तो लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक से थे और किसी न किसी आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे।
हमने सभी प्रश्नों को ऐसे ही लिया है जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम हो गया, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप 2-3 बार इसको रिवाइज करके देख लीजिए, जिससे कि सभी प्रश्न आपके तैयार हो जाएं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं, तो यह काम आप जरूर करिए। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट करके पूछिए और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।